इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि अक्टूबर 2019 से नई बनी है। इसके पहले कौन थी? इसके पहले थी क्रिस्टीन लैगार्ड। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में की गई थी। आईएमएफ की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि दुनिया भर में ग्लोबल डेवलपमेंट करना, पॉवर्टी गरीबी को कम करना, इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करना। इसको भी आप याद रखिएगा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी ध्रुव प्रोग्राम इसरो ने लॉन्च किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना और उनको इस बात के लिए इनकरेज करना कि वो अपने नॉलेज और स्किल्स का यूटिलाइजेशन करके इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन योगदान करें। ठीक है फ्रेंड, अक्टूबर 2019 को ध्रुव प्रोग्राम का पहला बैच स्टार्ट हो गया, जिसमें 9 से 12 तक के क्लास के 60 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, सूची 2 है, आपको सही मैच कराना है। करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा डॉक्टर उषा किरण को 2018 का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो हमारा सी का 1 से मैच कर गया। तो हम ऑप्शन अब देख लेते हैं, सिर्फ ऑप्शन डी में ही आपको सी का 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थॉमस कुक एक ब्रिटिश टूर एंड ट्रैवल कंपनी है, ए का 4। ग्रेटा थनबर्ग एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, बी का 3। और कैरी लैम्ब हांगकांग की एक नेता है, डी का 2। ठीक है फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन, मैजिक वाले क्वेश्चन में अगर आपको 1-2 अगर पता है तो आप सही आंसर टिक कर सकते हैं, इससे आप समय को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? 50% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ईस्थर डफलो टिक किया होगा, जबकि ईस्थर डफलो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहली महिला कौन थी, जबकि ईस्थर डफलो दूसरी महिला थी जिन्हें 2019 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है फ्रेंड, अब पहली महिला है ऑप्शन डी एलिनार ओस्ट्राम, जिन्हें 2009 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है फ्रेंड, ईस्टर डफलो के साथ साथ भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर को भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? तो ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 10 साल के लिए बनाई गई है, जो कि 2019 से शुरू है और 2029 तक खत्म होगी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2019 से 2029 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस निम्नलिखित में से किस स्थान पे अवस्थित है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी मैसूर में 1969 को भारतीय भाषाओं का केंद्रीय स्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी 2030 तक। यूनाइटेड नेशंस ने 2019
सितंबर में कोप 14 की एक मीटिंग की, जिसमें ये कहा गया कि दुनिया भर में जो मरुस्थल धीरे धीरे बन रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। तो भारत सहित अन्य सदस्य देशों ने ये कहा था कि वो 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये कोप 14 की मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली में, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए GSLV Mark 3 M1। ठीक है फ्रेंड, GSLV Mark 3 M1 एक शक्तिशाली लॉन्चर है जिसकी हेल्प से हम 4 टन से अधिक वजन के उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है या है? पहला है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ। दूसरा है, यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। या दोनों ही कथन सही है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के एक दिन पहले नोएडा में प्लास्टिक कचरे से बना एक लॉन्च किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी तिलचट्टा, क्योंकि तिलचट्टा के ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए तिलचट्टा के ब्लड का कलर व्हाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस पौधे की जड़ के साथ, यहाँ पे साथ होगा, साथ संयोजन करते हैं? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए दाले पल्सेस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? पहला है राइजोबियम, दूसरा है साइनोबैक्टर और तीसरा है एजेटोबैक्टर। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स करते हैं, फिर इसी अमोनिया को वो नाइट्रोजन आयन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट या नाइट्राइड। ये आयन पौधे मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये आयन पौधे के ग्रोथ में बहुत सहायक होते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित चार्ज किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? जब एक सोप बबल में हम चार्ज प्लेस करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है? चार्ज क्या होते हैं? चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जब किसी सोप बबल में हम चार्ज प्लेस करेंगे तो चार्ज पॉजिटिव आयन और नेगेटिव दोनों में रहता है, इसलिए ये चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है फ्रेंड, जब ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बुलबुला जो है वो एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड मतलब इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा होगा मतलब इसका डायमीटर भी बढ़ेगा। अगर डायमीटर बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन बी एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक संश्लेषित मींस सिंथेटिक स्वीटनर, संश्लेषित मधुरक होता है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है नियोप्रीन। नियोप्रीन एक विशिष्ट रबड़ मींस स्पेशलाइज्ड रबड़ होता है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन डी रेयॉन। रेयॉन एक रूपांतरित स्टार्च नहीं होता, ये होता है सेल्यूलोज फाइबर मींस सेल्यूलोज रेशा, जो कि वुड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनता है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए कपास। कपास एक नेचुरली प्राकृतिक सेल्यूलोज फाइबर सेल्यूलोज रेशा होता है। ठीक है फ्रेंड, बाकी केश, बाल, लूता, रेशम और खुर ये सब प्रोटीन के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में
लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति कब होगी? जब हमारा हीट ट्रांसफर होगा, मतलब ऊष्मा संचरित होगी। हीट ट्रांसफर होने के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला संचालन मीन्स कंडक्शन, दूसरा संवहन मीन्स कन्वेक्शन और तीसरा विकिरण मीन्स रेडिएशन। अगर ये तीनों प्रोसेस होंगे तभी ऊष्मा की हानि या प्राप्ति हो सकेगी। क्योंकि थर्मस फ्लास्क जो होता है उसमें 2 लेयर के बीच में वैक्यूम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वैक्यूम रहता है, जिसकी वजह से ना तो हीट गेन हो पाती है ना ही हीट का लॉस हो पाता है। मीन्स उसमें ना तो संचालन, ना तो संवहन, ना तो विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन नहीं हो पाता। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रवी मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड एवं बाह्यस्त्रवी मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी अग्न्याशय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट रहता है, जो कि जो फूड हम खाते हैं उसको हमारी बॉडी सेल के फ्यूल में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। पैनक्रियाज दोनों अंतःस्त्रवी और बहिस्त्रवी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसमें अंतःस्त्रवी इंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसका फंक्शन ये होता है कि वो हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। दूसरा है एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होता है, इसमें वो फूड का डाइजेशन करता है। ठीक है फ्रेंड, इन दोनों को आप याद रखिएगा कि पैनक्रियाज में इंडोक्राइन का फंक्शन क्या है, वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, और एक्सोक्राइन का फंक्शन क्या है, वो फूड का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मटेरियल में कैल्शियम विद्यमान प्रेजेंट है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ठीक है फ्रेंड, तो ये Ca कैल्शियम होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम का मेनली यूज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पदार्थ है, यहाँ उसका उपयोग। पहला है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है। ठीक है फ्रेंड, फोटोग्राफी के साथ साथ ही सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल लाइट सेंसिटिव आई ग्लासेस और सेमीकंडक्टर में भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व मीन्स मेडिसिन वैल्यूज निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तुलसी के पौधे का साइंटिफिक नेम ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम होता है। ठीक है फ्रेंड, तुलसी के पौधे में एक महत्वपूर्ण रसायन फाइटोकेमिकल होता है, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज गुण होते हैं, जिसकी वजह से ये पौधा हमें गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तुलसी के पौधे की पत्ती में, ठीक है फ्रेंड, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो कि पत्ती के आर्क में प्रेजेंट रहते हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं? पहला है फ्लेवोनाइड, दूसरा है सेपोनिन, तीसरा है ग्लाइकोसाइड और चौथा है फिनॉल। ठीक है फ्रेंड, इन सब एलिमेंट के प्रेजेंट के कारण तुलसी के पौधे की जो मेडिसिन वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो उसके आंसर हमारा ऑप्शन सी, उत्पादक प्रोड्यूसर प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर से अधिक है, ज्यादा है, क्योंकि पोषण स्तर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऊर्जा का लॉस होता है। ठीक है फ्रेंड,
उत्पादक में पेड़ पौधे, शैवाल, कवक इत्यादि आते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता में जितने शाकाहारी जीव हर्बीवोरस है वो आते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि सबसे नीचे है प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके ऊपर है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर सबसे ऊपर है टर्शरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपोषण या यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। आपने अपने आसपास तालाब या जहां पानी जमा होगा वहां देखा होगा कि उसकी ऊपरी सतह पे हरे रंग की एक परत जमा हो जाती है। वो हरे रंग की परत कैसे जमा होती है पहले आप उसको समझेंगे, फिर उससे आप सुपोषण को अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये तालाब का पानी पहले साफ है, फिर इस पानी में लगातार सीवर का पानी, फास्फेट युक्त डिटर्जेंट और उर्वरक लगातार जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, इस तालाब में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी। जब पोषक तत्वों की अधिकता होती है उसी घटना को हम सुपोषण यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पहला कथन क्या है, यह जल निकाय जो तालाब या वाटर बॉडी के पोषक तत्व संवर्धन मीन्स इंरिचमेंट मतलब बढ़ रहा है की घटना है, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि जब ये सारी इसमें जाएंगे तो पोषक तत्व बढ़ेगा। तो कथन एक हमारा करेक्ट है। अब कथन दो क्या है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। जब ये एलिमेंट इस तालाब में जाएंगे तो इसमें बायोमास की अधिकता हो जाएगी, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। मीन्स कथन दो भी हमारा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है। पहला कथन है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, इक्वेटर से पोल्स की ओर जाति विविधता स्पीसीज डाइवर्सिटी में वृद्धि होती है। दूसरा कथन है उष्णकटिबंध मीन्स ट्रॉपिक, शीतोष्ण मीन्स टेम्परेट। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। तीसरा कथन है विशालतम जैव विविधता मीन्स बायोडाइवर्सिटी अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। और चौथा कथन है जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। इसे हम मैप में समझेंगे कि दुनिया के अलग अलग भागों में जाति विविधता किन किन फैक्टर्स, किन किन कारकों पे निर्भर करती है। ये हमारा है वर्ल्ड मैप। इक्वेटर भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होती है मीन्स अक्षांश। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे दो लाइन ड्रॉ की गई है। ऊपर वाली लाइन को हम टॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा और नीचे वाली लाइन को टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा कहते हैं। अब हम आते हैं भूमध्य रेखा इक्वेटर पे। इक्वेटर पे सूर्य की किरणें पूरे साल भर पड़ती हैं और एकदम सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पानी जल्दी जल्दी वाष्प में बदलता है मीन्स वाष्पन क्रिया इवापोरेशन प्रोसेस जल्दी जल्दी होता है, बादल बनते हैं, फिर वही पानी बादल के थ्रू धरती पे वापस आ जाते हैं मीन्स वर्षा के रूप में। और यही साइकिल कंटिन्यूअस ऐसे चलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर ताप पूरे साल भर यूनिफॉर्म रहता है मीन्स उसमें कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इक्वेटर पे बारिश 150 से 250 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। तो इक्वेटर के पास जाति विविधता सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि बारिश यहाँ ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा होने के कारण इक्वेटर के जो आसपास वन है, जंगल है, उन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स सदाबहारी वन कहते हैं। अब अगर हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो क्या होगा, वर्षा में कमी आएगी और टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा मीन्स टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। अगर वर्षा में कमी और टेम्परेचर में चेंज होता रहेगा तो वो क्लाइमेट जाति विविधता के लिए अनुकूल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, जिसकी वजह से जैसे जैसे इक्वेटर से दूर हम तक जाते जाएंगे जाति विविधता कम होती जाएगी। अब एक और फिगर में हम देखेंगे, ये है इक्वेटर।
इक्वेटर 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। यह है टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रियॉन। अब अगर हम टॉपिक ऑफ ट्रॉपिक्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ टेम्परेट जोन में तो क्या होगा, यहाँ वर्षा और कम हो जाएगी और टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अब अगर हम टेम्परेट के और ऊपर जाएंगे, यहाँ नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और नीचे साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। साउथ और नॉर्थ पोल में विंटर का टाइम, जाड़े का मौसम 9 से महीने तक रहता है और यहाँ पे दिन 6 महीने और रात 6 महीने। ठीक है फ्रेंड। जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री तक रहता है, जो कि रहने के लिए अनुकूल नहीं है। और यहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे सबसे कम जाति विविधता कहाँ होगी, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे। ठीक है फ्रेंड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास आते जाएंगे, जाति विविधता भी बढ़ती जाएगी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ वृद्धि नहीं होती, कमी होती है। अब दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन ए। अब हम ऑप्शन बी भी देख लेंगे क्या है। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। आपने उसमें देखा होगा ग्लोब में कि उष्णकटिबंध ट्रॉपिक्स वो इक्वेटर के पास था और शीतोष्ण टेम्परेट इक्वेटर से दूर था, इसीलिए उष्णकटिबंध में जाति विविधता अधिक होगी और ये अधिक जातियों को आश्रय देता है। अब ऑप्शन सी क्या है, विशालतम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। अब हम अमेजनी वर्षा वन देख लेते हैं कि वो कहाँ पाए जाते हैं। वो पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ये ब्राज़ील है, यहाँ अमेजन रिवर बहती है। अमेजन नदी के आसपास जो जंगल पाए जाते हैं उन्हें हम अमेजनी वन कहते हैं, क्योंकि ये जगह इक्वेटर के पास में है, तो यहाँ वर्षा बहुत होती है और इसीलिए यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता भी ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड। अब ऑप्शन डी क्या है हमारा, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुव की ओर घटती जाती है, क्योंकि शीतोष्ण क्या है वो इक्वेटर के पास है और ध्रुव क्या है इक्वेटर से बहुत दूर है। और यहाँ का टेम्परेचर कितना था, -20 से -40। ठीक है फ्रेंड, जो कि रहने के लिए अनुकूल नहीं है। तो अगर हम शीतोष्ण टेम्परेट से ध्रुवों की ओर, पोल्स की ओर जाएंगे तो जाति विविधता में कमी आएगी। ठीक है फ्रेंड। और इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक बायो इंडिकेटर का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, लाइकेंस। लाइकेंस 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला क्या है, वो है शैवाल जिसे हम एल्गी बोलते हैं, और दूसरा क्या है, कवक जिसे हम फंजाई बोलते हैं। लाइकेंस अपना भोजन वायुमंडल में उपस्थित नमी और पोषक तत्वों से ग्रहण करता है। अगर वायुमंडल में प्रदूषण ज़्यादा होगा तो लाइकेन धीरे धीरे मरने लगेंगे और उनका कलर हरे रंग से ग्रे कलर या फिर ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वायुमंडल में वायु प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अलवणीकरण, जिसे हम डीसैलिनेशन कहते हैं। डीसैलिनेशन प्रोसेस में समुद्री जल के खारेपन को कम किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है प्रतिलोम परासरण, जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफिकेशन की एक टेक्निक होती है जिसमें वाटर को प्योर करके पीने लायक बनाया जाता है। ऑप्शन बी भी हमारा सही सुमेलित होगा। अब ऑप्शन सी है विकृतीकरण, जिसे हम डीनेचुराइजेशन कहते हैं। डीनेचुराइजेशन प्रोसेस में प्रोटीन या कोई भी अमीनो अम्ल अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर चेंज करके न्यू स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ठीक है फ्रेंड, उसे हम विकृतीकरण कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा सही सुमेलित है। अब है ऑप्शन डी पास्तुरीकरण, जिसे हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं।
पॉस्चराइजेशन प्रोसेस में दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, फिर उसे तुरंत ठंडा भी किया जाता है, जिसकी वजह से दूध में उपस्थित जितने भी सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और दूध को बहुत ज़्यादा समय के लिए स्टोर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे चाय नहीं होगा, यहाँ पे अगर दूध होता तो यह भी हमारा सही सुमेलित होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, मीन्स हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का इस्तेमाल हम हरी घास और झाड़ियों को नष्ट करने के लिए करते हैं। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है NaClO3। इसके बाद है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल हम वाटर ट्रीटमेंट, पानी को साफ करने में, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के रूप में करते हैं। फिर उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाने के लिए भी करते हैं, मीन्स पोर्टेबल वाटर में भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों आप याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। और इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है, शाकनाशक का उदाहरण है वो है सोडियम क्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है कौन सी गैस जो पैडी फील्ड से एमिट होती रहती है। उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, मीथेन। अगर कभी आप धान के खेत में गए होंगे तो आपको सफोकेशन होने लगता होगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। उसका रीजन क्या है कि धान के खेत से मीथेन गैस लगातार एमिट होती रहती है। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस भी होती है, ग्रीन हाउस गैस। मीथेन गैस को हम मार्श गैस भी बोलते हैं, मार्श गैस। ठीक है फ्रेंड, मीथेन धान के खेत के अलावा कोयले की खान से और जहां पालतू पशु बंधे रहते हैं वहां से भी मीथेन गैस निकलती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, गुरुग्राम, जो कि पहले गुड़गांव था। गुरुग्राम भारत के हरियाणा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 30 नवंबर 2015 में की गई थी। इसमें 121 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे और ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हुए देश अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, क्योंकि सोलर एनर्जी इको फ्रेंडली एनर्जी होती है, इको फ्रेंडली जिसमें कोई इमिशन और पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA ने ये लक्ष्य रखा है कि 1000 गीगावाट पावर प्रोड्यूस करना और $1000 बिलियन का सोलर एनर्जी में निवेश करना, जबकि भारत ने 2022 तक अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 40% सौर ऊर्जा इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, दीव। दीव में 50 एकड़ भूमि पर सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, जिससे प्रतिदिन 13 मेगावाट्स सोलर पावर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है।
कथन ए है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। यह कथन हमारा सही है। इस कथन को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या रिलेशनशिप होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास को ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का नापने का एक टूल होता है जिसमें 3 पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्या है एजुकेशन, दूसरा क्या है हेल्थ और तीसरा क्या है लिविंग स्टैंडर्ड। इन तीनों पैरामीटर की हेल्प से UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, UNDP हर साल HDI रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में प्रत्येक देश को एक रैंक दी जाती है। उस रैंक का निर्धारण कैसे किया जाता है कि वो देश पिछले 1 साल में एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड पे इन तीनों को इम्प्रूव करने के लिए अपने देश में क्या क्या कदम उठाए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उस हिसाब से प्रत्येक देश को एक रैंक दी जाती है। अब हम देखेंगे कि सतत विकास लक्ष्यों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। SDGs UNDP का ही एक प्रोग्राम है जिसमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास को और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है यह बताया गया है और उसको इम्प्रूव करने के लिए 17 गोल्स डिसाइड किए गए हैं। इन 17 गोल्स को सभी देशों को 2015 से 2030 तक अचीव करना होगा। ठीक है फ्रेंड, इन 17 गोल्स में से जो मेन गोल हैं, पहला क्या है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है पॉवर्टी, चौथा है इक्वालिटी, पांचवा क्या है लिविंग स्टैंडर्ड। इसी तरह 17 गोल्स डिसाइड किए गए हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्या क्या पैरामीटर थे HDI के। पहला था एजुकेशन, दूसरा था हेल्थ और तीसरा था लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है फ्रेंड, तो SDG और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पैरामीटर हैं लगभग सेम है, इसलिए कहा गया है कि इन दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि UNDP ये डिसाइड करता है कि कौन सा देश कितना विकासशील है या विकसित है, उसी तरह भारत के राज्यों को भी उनकी विकासशीलता के आधार पर एक रैंक दी जाती है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए हमारा कथन ए सही है। अब इस कथन का कारण क्या दिया गया है। SDGs लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतः संबंध है। तो यह कारण भी हमारा सही है क्योंकि SDGs के गोल सबसे पहले क्या था, शिक्षा था, एजुकेशन, फिर हेल्थ था। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए हमारा कथन ए सही है और इस कथन का कारण जो दिया है वो भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है, सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सम्मिलित होता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दुनिया भर में अत्यधिक गरीब लोगों की पहचान करने का एक इंटरनेशनल टूल होता है जिसमें यह कहा गया कि दुनिया भर में गरीबी सिर्फ आय इनकम से ही नहीं डिसाइड करते, उसको डिसाइड करने के और भी डायमेंशन होते हैं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन तीनों में सुधार करके दुनिया भर में गरीबी को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही है। MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए दुनिया भर के 101 देशों का अध्ययन किया गया जिसमें यह पता चला कि दुनिया भर में लगभग 1.3 अरब लोग अत्यधिक गरीब हैं। भारत ने 2006 और 2016 के बीच में 5% गरीबी को कम किया है जिसमें लगभग 27.1 करोड़ लोगों की गरीबी को खत्म किया गया है। ठीक है फ्रेंड, जिसमें पहले नंबर पे है झारखंड में 2006 में लगभग 74.9% गरीब लोग थे जो कि 2016 में घटकर 46.5% तक आ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को आया। फिर उसके बाद है जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को आया। फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 मीन्स पहला। फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में मीन्स तीसरा। फिर उसके बाद क्या आया, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में चौथा। फिर सबसे लास्ट है कौन सा, जैव विविधता अधिनियम 2002 में दूसरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत 21 दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करना और उनके जोखिम कारकों के बारे में विचार विमर्श करना, मीन्स हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उनके जो हार्मफुल फैक्टर हैं उनके बारे में एनालाइज करना। ठीक है फ्रेंड, इसके लिए 1992 से 2016 के बीच में 4 बार सर्वे हो चुका है, जिसमें 1992-93 में पहला सर्वे, फिर 1998-99 में दूसरा सर्वे, फिर 2005 और 6 के बीच में तीसरा सर्वे और 2015 और 2016 के बीच में चौथा सर्वे हुआ था। अब इसका 5वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि 2018-19 में हुआ है। इसमें 707 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जो स्कोप है, कार्य क्षेत्र है, उसको और एक्सपैंड मतलब विस्तार किया गया, जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मृत्यु का पंजीकरण, इन सभी को ऐड किया गया। साथ ही साथ स्कूली शिक्षा, ठीक है फ्रेंड, इसको भी ऐड किया गया है, लेकिन HIV परीक्षण को ऐड नहीं किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी, HIV परीक्षण सम्मिलित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कोऑर्डिनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कोऑर्डिनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन है उल्टा U आकार का। Y एक्सिस पे पर्यावरणीय क्षति जिसे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं और X एक्सिस पे प्रति व्यक्ति GDP होता है। यह देखा गया है कि शुरुआत में जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो पर्यावरणीय क्षति मीन्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ समय बाद यही इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ पर्यावरणीय क्षति भी कम होती जाती है। यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर इस मैक्सिमम के साथ साथ जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वैसे वैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होता जाएगा। तो इसलिए इसका जो आकार होता है वो उल्टा U आकार का होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। यह कथन हमारा सही है क्योंकि सतत विकास की डेफिनेशन या इसका मीनिंग होता है कि हमें अपने वर्तमान प्रेजेंट में अपनी आवश्यकताएं रिक्वायरमेंट को इस तरह पूरी करनी है कि उसका कोई साइड इफेक्ट हमारी आने वाली जनरेशन या पीढ़ियों पर ना पड़े। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमको नेचुरल रिसोर्सेस का इस तरह इस्तेमाल करना है कि वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बचा रहे, ना कि पूरी तरह ख़त्म हो जाए। तो अब इसका कारण क्या है?
कारण देख लीजिए, ये तो कथन हमारा सही है। अब इसका कारण क्या दिया है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों, जो फ्यूचर जनरेशन है की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। यह भी हमारा कारण सही है। और कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या, एक्सप्लेनेशन है। अगर हम इन दोनों के बीच में क्योंकि लगा देंगे तो ये दोनों सेंटेंस एक समान हो जाएगा, मतलब दोनों ही करेक्ट हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, पहल योजना। पहल योजना का पूरा नाम है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर 2014 से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने की। इस योजना के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं, एलपीजी कस्टमर को सिलेंडर मार्केट प्राइस पे बाजार मूल्य पर मिलेंगे और सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, इसलिए इस स्कीम को हम कैश सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी, पहल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में 30 सितंबर 2013 से लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य यह था कि भारत में रहने वाली जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराना, फूड एंड न्यूट्रिशन सेफ्टी प्रोवाइड कराना, जिसमें बहुत सारे अधिनियम प्रोविजन थे। तो हम देख लेते हैं कि पहला क्या है। पहला यह है कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेंगी, यह हमारा सही है। दूसरा क्या है, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना, यह भी हमारा सही है। तीसरा है 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, यह भी हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है। इन तीनों के अलावा और भी कई प्रावधान प्रोविजन थे, जैसे कि 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटे अनाज, वो भी इन तीनों की मात्रा 5 किलो पर पर्सन पर मंथ, मीन्स एक महीने में परिवार के एक सदस्य को 5 किलो क्या मिलेगा, गेहूं, चावल और मोटे अनाज, वो भी 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए किलो। इसके अलावा जो अति निर्धन परिवार होंगे उनको प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें गेहूं, चावल और मोटे अनाज आएंगे। ठीक है फ्रेंड, उस पे रियायती दर भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पट्टेदारी सुधार मीन्स टेनेंसी रिफॉर्म के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? पट्टेदारी मीन्स होता है गवर्नमेंट या कोई पर्सन अपनी जमीन भूमि को किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी को खेती या बिजनेस के लिए किराए पे देता है। बदले में वह कंपनी या व्यक्ति उस भूमि मालिक और गवर्नमेंट को हर साल या हर महीने रेंट अदा करती हैं। लेकिन बहुत बार ये भी देखा गया है कि पट्टेदारी में बहुत सारे रिस्क भी होते हैं, जैसे कि रेंट सही समय पे ना मिल पाना। ठीक है फ्रेंड, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति किराए पे जमीन लेता है वो उस जमीन पर कब्जा ही कर लेता है। ठीक है फ्रेंड, इन्हीं सब रिस्क के कारण भारत में लगभग 50 लाख एकड़ भूमि ऐसे बंजर पड़ी हुई है। तो भारत सरकार ने इस भूमि का उपयोग करने के लिए पट्टेदारी में बहुत सारे सुधार किए हैं, जैसे कि पहला क्या है, लगान का विनियमन मीन्स रेगुलेशन ऑफ रेंट। दूसरा क्या है, अवधि की सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तीसरा क्या है, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा मीन्स कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑन टेनेंट्स। तो ये तीनों ही हमारा पट्टेदारी सुधार के उपाय हैं।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। भारत में 1963 को केलकर समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की सिफारिश की थी, जिसके बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण शुरू हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर में कुछ शेयर इंडियन गवर्नमेंट का होता है, और कुछ शेयर उस कंपनी का होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ONGC अगर हम लें, ONGC में 70% शेयर इंडियन गवर्नमेंट का है, बाकी 30% शेयर ONGC कंपनी का है। सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं, वो भारत के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। ठीक है फ्रेंड, अब उनके क्या क्या कार्य हैं इनको हम देख लेते हैं। पहला क्या है, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, ये सही है। दूसरा क्या है, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, ये भी सही है। तीसरा क्या है, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र की विकास सुनिश्चित करना, ये भी सही है। और चौथा क्या है, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ये भी हमारा सही है। तो चारों ही कथन हमारे सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर स्वेज कैनाल क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, मीन्स रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। सुएज नहर का निर्माण 1858 से शुरू हुआ था और 10 साल बाद 1869 में इसे व्यापार के लिए खोल दिया गया। सुएज नहर बनने के बाद एशिया से यूरोप की दूरी भी कम हो गई। सुएज नहर के सबसे उत्तर में कौन सी लेक है, वो है लेक मंजला। फिर उसके नीचे कौन सी लेक है, लेक टिम्सा। फिर उसके नीचे ग्रेट बिटर लेक और सबसे नीचे लिटिल बिटर लेक, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि सबसे उत्तर में टॉप पे कौन सी लेक है, लेक मंजला। फिर उसके नीचे लेक टिम्सा, फिर उसके नीचे ग्रेट बिटर लेक और सबसे नीचे लिटिल बिटर लेक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, टेलीग्राफिक प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन है उत्तर अटलांटिक कटक का, नॉर्थ अटलांटिक रिज। रिज या कटक क्या होता है, रिज या कटक बनने की 2 वजह होती हैं। पहली वजह कौन सी है, जब महासागर ओशन के नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो इन दोनों प्लेट का जो कांटेक्ट पॉइंट होगा, जहां दोनों मिलेंगी, वो इन दोनों की सतह से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा उथला हो जाएगा और समतल की तरह दिखाई पड़ेगा, जैसे कि पठार दिखाई देता है। दूसरी वजह क्या होगी, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट के बीच में स्पेस होता है और वहां से लावा या मैग्मा कंटिन्यूअस ऊपर आता रहता है, तो ये धीरे धीरे यहाँ जमा होगा और जमा होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी दोनों प्लेटों की सतह से ऊपर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा उथला दिखाई देगा, जैसे कि पठार दिखाई देता है। अब इस रिज या कटक को टेलीग्राफिक पठार क्यों कहा गया है, 19वीं शताब्दी में अमेरिका के समुद्री वैज्ञानिक मैथ्यू फॉन्टेन जब समुद्र की गहराइयों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसका चार्ट बना रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि उत्तर अटलांटिक महासागर में जो समुद्र का सरफेस है, जो सतह है, वो थोड़ा उथला हुआ है, जैसे पठार की तरह होता है, उथला हुआ ऊपर की ओर निकला है। तो इस उथले हुए भाग का उपयोग जो टेलीग्राफिक केबल है उसको बिछाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस उथले हुए भाग का इस्तेमाल टेलीग्राफिक केबल बिछाने के लिए किया जाने लगा, तो उसी की वजह से इस पठार या रिज या कटक का नाम टेलीग्राफिक पठार पड़ गया है। इसको हम मैप में भी देख लेंगे। ये देखिए, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तर अटलांटिक महासागर, यह है कनाडा, यह है आयरलैंड। ये जो भाग था, यही भाग समुद्र की सतह से थोड़ा उथला हुआ था, जिसका इस्तेमाल टेलीग्राफिक केबल बिछाने के लिए किया गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, मीन्स कौन सा सिटी ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर लोकेटेड नहीं है।
तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी सोची। सोची शहर रशिया रूस के वेस्ट में स्थित है, मीन्स पश्चिम में स्थित है। यह शहर ब्लैक सी के किनारे, काला सागर के किनारे और जॉर्जिया देश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसे आप मैप में भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि साइबेरिया पारी रेल मार्ग में ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर कजान, उमास्क और चिता शहर कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। ये है रशिया का मैप और ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है फ्रेंड, ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है, जिसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग रूस की राजधानी मॉस्को से शुरू होता है और रूस के पूर्वी छोर पे जो है कौन सा व्लादिवोस्तोक शहर है वहां खत्म होता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये है कजान, ये है उमस्क और ये है चिता। ठीक है फ्रेंड, ये तीनों शहर ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर लोकेटेड हैं और सोची यहाँ पे कहीं स्थित होगा ब्लैक सी के किनारे। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है, ऑप्शन सी सोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ है पवन विंड, यहाँ है देश कंट्री। ऑप्शन ए है सांता आना। सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा होती है, मीन्स हॉट एंड ड्राई विंड। तो ऑप्शन ए हमारा सही सुमेलित होगा। ऑप्शन बी है हबूब। हबूब सूडान में चलने वाली धूल भरी हवा होती है जो कि शुष्क होती है, मीन्स ड्राई होती है। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही सुमेलित होगा। ऑप्शन सी है यामो। यामो जापान में चलने वाली एक लोकल विंड होती है जो कि शुष्क मीन्स ड्राई होती है। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही सुमेलित होगा। अब ऑप्शन डी है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल रोम सागर से चलने वाली एक ठंडी पोलर विंड होती है जिसका सबसे ज्यादा असर स्पेन और फ्रांस में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर नामक विंड चलती है जो कि गर्म और शुष्क होती है। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं कि जितनी भी विंड है, पवन है, वो किन किन देशों में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है, कोयला क्षेत्र, और सूची 2 में क्या है, अवस्थित। वो कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ अवस्थित है। पहला है तालचेर। साथ ही साथ आप भारत का मैप में भी देखते जाइए कि वो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। पहला है तालचेर। तालचेर कहाँ है, ये उड़ीसा में है। दूसरा है कर्णपुरा। कर्णपुरा कहाँ है, ये झारखंड में है। तीसरा है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ है, मध्य प्रदेश में। चौथा है सिंगरैनी। सिंगरैनी कहाँ है, तेलंगाना में। अब तालचेर जो कोयला क्षेत्र है वो महानंदा की घाटी पे अवस्थित है, तो ए का हमारा 4 हो जाएगा। दूसरा है कर्णपुरा। कर्णपुरा दामोदर घाटी पे स्थित है, बी का 1 हो जाएगा। फिर है सिंगरौली। सिंगरौली सोन नदी घाटी पर स्थित है, तो सी का 2 हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी है सिंगरैनी। सिंगरैनी कहाँ है, गोदावरी घाटी पे स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए है गुरला मांधाता। गुरला मांधाता तिब्बत के पश्चिमी भाग में स्थित है। फिर है नामचा बारवा। नामचा बारवा तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसे आप नक्शे में भी देख सकते हैं कि दोनों चोटियां गुरला मांधाता और नामचा बारवा तिब्बत के किस स्थान पे स्थित हैं। अब हम आएंगे ऑप्शन सी पे। कामेट चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर है ऑप्शन डी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन ए
गुरला मानधाता और ऑप्शन बी नामचा पर्वत, ये दोनों चोटी भारत में स्थित नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा दो आंसर होगा, ए और बी। पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी इस क्वेश्चन के दो आंसर माने थे, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ मीन्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है। दिसंबर के शुरुआत में सूरज के साउथवर्ड मोशन के कारण मेडिटेरियन सी मीन्स भूमध्य सागर में एक साइक्लोन जनरेट होता है, साइक्लोन बनता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग जियोस्ट्रॉपिक विंड, जिसे हम जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी लगभग 250 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यही जेट स्ट्रीम ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवेश करती है। ठीक है फ्रेंड, इसे अब हम मैप में देखेंगे। ये जेट स्ट्रीम सबसे पहले भारत के उत्तर पश्चिम में इंटर होगी, मीन्स नॉर्थ वेस्ट में इंटर होगी, जिसकी वजह से इस एरिया में एक हाई प्रेशर रीजन डेवलप होगा। इस हाई प्रेशर रीजन की वजह से 15 दिसंबर से फरवरी तक जेट स्ट्रीम का जो फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर होगा, मीन्स उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे जैसे ये विंड आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका असर भी कम होता जाएगा। इस जेट स्ट्रीम के फ्लो के साथ साथ इन एरियाज में बारिश भी होती है, वर्षा भी होती है, जिसे हम विंटर रेन भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? जहाँ से ये जेट स्ट्रीम इंटर कर रही है, मीन्स उत्तर पश्चिम में। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वर्षा भी कम होती जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में क्रमशः कमी मीन्स कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? यहाँ पे, जहाँ से इंटर करिए कितना 100 से 200 mm। फिर यहाँ ग्रीन एरिया में कितना 50 से 100 mm। फिर इसके बाद ये येलो एरियाज में कितना 10 से 50 mm। फिर अरुणाचल प्रदेश के एरिया में कितना 0 से 10 mm। विंटर रेन भारत में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे जाड़े के समय जो वर्षा होती है वो भारत में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न एरिया और राजस्थान में गेहूं, सरसों और चना की फसल में बढ़ोतरी होती है। इन तीनों की फसल की जो पैदावार होती है वो विंटर रेन की वजह से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, लूनी नदी। लूनी नदी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। अजमेर स्थित नागा पहाड़ी के पास अन्ना सागर से निकलती है और कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, लूनी नदी का जो ऊपरी मार्ग है वो लगभग 100 किलोमीटर तक का है। 100 किलोमीटर तक के भाग में मीठा जल मिलता है, लेकिन राजस्थान के बाड़मेर तक आते आते लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। इसीलिए इस खारेपन के कारण इस नदी को लूनी नदी कहा गया है, जो कि राजस्थान के लूणी वर्ड से लिया गया है। लूणी मतलब होता है सॉल्ट। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए इस नदी को लूनी नदी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग में सब डिवीजन है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे आप मैप में भी देख सकते हैं। जो डेल्टा का निर्माण करती हैं उसे हम बंगाल डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या फिर गंगा बरहमपुर डेल्टा भी बोलते हैं। फिर बंगाल डेल्टा को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग कौन सा है? पश्चिमी भाग जो कि
निष्क्रिय मीन्स इनएक्टिव रहता है। दूसरा भाग कौन सा है? पूर्वी भाग, जो कि एक्टिव सक्रिय रहता है। फिर इस पूर्वी डेल्टा को 3 सब डिवीजन में बांटा गया है। पहला डिवीजन कौन सा है? उसे हम मोरीबंद डेल्टा बोलते हैं, मोरीबंद डेल्टा। दूसरा भाग, दूसरा सब डिवीजन है प्रौढ़ डेल्टा। तीसरा सब डिवीजन है ज्वार सक्रिय डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा पूर्वी डेल्टा का सब डिवीजन है और ये पूर्वी डेल्टा किसका भाग है? वो बंगाल डेल्टा का भाग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कम है। उत्पादन और उत्पादकता दोनों अलग शब्द होते हैं। उत्पादन का मतलब ये होता है कि कितना फसल की पैदावार हुई और उत्पादकता का मतलब ये होता है कि कितनी भूमि पर, हेक्टेयर या एकड़ भूमि पर कितना फसल की पैदावार हुई। यह कथन हमारा सही है क्योंकि 2019-20 में उत्तर प्रदेश में लगभग 22.92 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती हुई और 126.62 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया, जबकि महाराष्ट्र में लगभग 7.72 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती हुई और 66.61 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन 126.62 है और महाराष्ट्र में 66.61 है, इसलिए उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। अब अगर हम उत्पादकता प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो प्रोडक्टिविटी हम 126.62 से 22.92 का डिवाइड करेंगे, जिससे हम उत्पादकता प्रोडक्टिविटी निकाल सकें। तो 126.62 अपॉन 22.92, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.52। ये हमारा है क्या? टन पर हेक्टेयर। अब महाराष्ट्र में, ये तो उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र कितना आएगा? 66.61 अपॉन 7.72। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा 8.85 टन पर हेक्टेयर। इसको आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में प्रोडक्टिविटी उत्पादकता 5.52 टन प्रति हेक्टेयर है और महाराष्ट्र में 8.85 टन प्रति हेक्टेयर है। तो महाराष्ट्र की जो प्रोडक्टिविटी है चीनी और गन्ना की, वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, इसलिए कथन ए हमारा सही है। अब इस कथन का कारण क्या दिया हुआ है? महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। सहकारी को हम कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। सहकारी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलके एक दूसरे के आर्थिक हितों के लिए स्वयंसेवी संस्था बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो महाराष्ट्र में लगभग 99.1% सहकारी क्षेत्र स्थापित हैं। तो कथन ए तथा कारण आर अलग अलग हमारा सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की जो सही एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है दाम। शेरशाह सूरी के टाइम में दाम का इस्तेमाल किया जाता था। दाम तांबे की मुद्रा होती थी, मीन्स ताम्र की। मुगल काल में 1 रुपए के सिक्के जो कि चांदी का बना रहता था, 1 रुपए का सिक्का 40 दाम के बराबर होता था। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है देसाई। देसाई को देशमुख भी कहा जाता था। देसाई मराठों के टाइम में, मराठा काल में राजस्व अधिकारी होता था, मीन्स ऑप्शन बी भी हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है दीवान। मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे दीवान कहा जाता था, तो ऑप्शन सी भी हमारा सही सुमेलित है।
अब ऑप्शन डी है जरीब। मुगल काल में जरीब भूमि नापने की एक इकाई मतलब एक यूनिट होती थी जिससे जमीन को मेजर किया जाता था। तो ये एक प्रकार का कर नहीं होता था, ये भूमि नापने की इकाई थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कवि दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी रचनाएं। अमीर खुसरो के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि अमीर खुसरो की रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अमीर खुसरो का असली नाम था अबुल फजल। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि से भी नवाजा गया था। अमीर खुसरो की रचनाओं में से एक थी आशिका। आशिका में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के गुजरात विजय और गुजरात के राजा राजकरण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां के प्रेम प्रसंग मीन्स लव स्टोरी के बारे में जिक्र किया था। तो ऑप्शन डी का हमारा सेकंड से मैच कर गया। अब हम ऑप्शन देख लेंगे, सिर्फ ऑप्शन बी में ही ऑप्शन डी का 2 से मैच किया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको एक पता है तो एक आंसर मैच कराने के बाद आप ऑप्शन को देख सकते हैं, इससे आप समय को भी बचा सकते हैं। पद्मावती कथा की रचना दामोदर कवि ने की थी, मुल्ला दाऊद ने चंदा यन की रचना की थी और सोमनाथ ने राग विबोध की रचना की थी। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। भाटा जो कि अब मध्य प्रदेश का रीवा जिला है। तानसेन का असली नाम था रामतनु। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि तानसेन का असली नाम क्या था। तानसेन ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के संगीत विद्यापीठ से प्राप्त की थी। फिर बाद में तानसेन भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबारी कवि के रूप में रहे थे। जब अकबर ने तानसेन की प्रतिभा और ख्याति के बारे में सुना तो तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया था। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है? ऑप्शन ए भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजवंश दिया गया है और सूची 2 में उस राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी वो दिया गया है। ए है हमारा पल्लव की राजधानी थी कांची, तो ए का हमारा 2 से मैच कर गया है। अब हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए, बी और डी में ए का 2 से मैच किया गया है, सिर्फ सी में नहीं किया गया, तो सी हमारा पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बी है हमारा पांडे की राजधानी थी मिद्रा, तो बी का 3 से मैच कर गया है। सिर्फ ऑप्शन बी में बी का 3 से मैच किया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यादवों की राजधानी थी देवगिरी। फिर काकती की राजधानी थी वरांगल, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है राबिया दौरानी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है। राबिया दौरानी क्रूर शासक औरंगजेब की बेगम थी। इसका मकबरा सन 1768 ईस्वी में बना था। फिर है शेरशाह सूरी का मकबरा। इसका मकबरा सासाराम में स्थित है जो कि 1545 ईस्वी में बनाया गया था। फिर है हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा सन 1564 ईस्वी में बनाया गया था। फिर है अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में स्थित है। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्की ने 1408 ईस्वी में करवाया था। तो सबसे पहले अटाला मस्जिद बनी थी, चौथा। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा बना था, दूसरा। फिर उसके बाद हुमायूं का मकबरा बना था, तीसरा। और सबसे लास्ट में राबिया दौरानी का मकबरा, पहला। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? मनसबदारी में मनसब
जो शब्द है वो एक अरबिक शब्द है, मीन्स अरबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है रैंक या पोजीशन। ठीक है फ्रेंड, तो देख लीजिए पहला कथन क्या दिया है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। यह कथन हमारा सही है, क्योंकि अकबर ने वर्ष 1571 में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। मनसबदारी व्यवस्था में मुगल काल में नौकरशाही, जिसे हम ऑफिशियलिज्म या ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाही में पद, पोस्ट और वरीयता रैंक को निर्धारित करता था, जिसका निर्धारण अकबर करता था कि कौन सा व्यक्ति किस पद या रैंक पर होगा। मनसबदारी में प्रशासनिक मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव और सैन्य पद हुआ करते थे। तो कथन एक हमारा सही है। अब कथन दो क्या है, मनसबदारी का पद पैतृक था। यह कथन हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था में जो पद था वो एक निश्चित समय के लिए था, जिसमें जो व्यक्ति होते थे उनको सैलरी वेतन भी दिया जाता था। तो मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कथन ए सही है और कथन दो सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संधियां दी गई हैं, सूची 2 में वो संधियां किस साल किस वर्ष की गई थी। ए है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की 2 संधियां की गई थी। पहली संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में 12 अगस्त 1765 में की गई थी। फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में 16 अगस्त 1765 में ही की गई थी। तो ए का हमारा 4 से मैच कर गया, ए का 4। इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर बी है मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद की गई थी। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और टीपू सुल्तान ने 1784 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। ठीक है फ्रेंड, तो मैंगलोर की संधि 1784 मीन्स ए, बी का 2। फिर सी है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुई, जो कि पहले एंग्लो मराठा युद्ध के बाद की गई। पहला एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 1782 के बीच में। ठीक है फ्रेंड, जिसमें मराठाओं की हार हुई और महाराज सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों ने मराठाओं से संधि कर ली। तो सी का हमारा ए हो जाएगा, सी का ए। फिर है मद्रास की संधि। मद्रास की संधि पहले एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद की गई। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया, जिसमें हैदर अली की हार हुई और हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि कर ली, मीन्स डी का 3। तो इसका मतलब ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 3। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम मीन्स क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है पूना पैक्ट या पूना समझौता। 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य पूना की यरवदा जेल में एक समझौता हुआ, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि भारत में कमजोर वर्ग के लोगों जैसे कि दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों को अलग से राजनीतिक अधिकार मिलेगा, मीन्स कम्युनल अवार्ड मिलेगा। सेकंड है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली थी और ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ आंदोलन किया था। यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। फिर इस आंदोलन को खत्म करने के लिए गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 में हुआ था। फिर है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय लोग दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दें। ठीक है फ्रेंड, ब्रिटेन का साथ दें, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया था।
तो सबसे पहले हमारा कौन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931, फिर उसके बाद पूना पैक्ट 1932, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942। तो क्रोनोलॉजी हमारा हो जाएगा 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3rd। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असैनिक प्रशासन मीन्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है। पहला कथन है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं मीन्स प्रोविंशियल बाउंड्रीज को पुनर्गठित रीअरेंज करने का निर्णय लिया। दूसरा कथन है, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यह दोनों कथन सही हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था पूर्वी बंगाल और दूसरा भाग था आसाम। ठीक है फ्रेंड। बंगाल के पश्चिमी भाग में बिहार, उड़ीसा और चोल नागपुर को भी शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी जी ने। राजगोपालाचारी जी मद्रास प्रांत के एक प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने 1944 में महात्मा गांधी जी की परमिशन से मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, जिसे हम CR फॉर्मूला भी कहते हैं। CR फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में दोनों के बीच एक समझौता था, जिसे बाद में जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, विपिन चंद मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान प्रोविजन पाए जाते हैं। ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी है केवल मूल कर्तव्यों में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। सबसे पहले है राज्य के नीति निर्देशक तत्व मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 48A या अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की रक्षा के बारे में बताया गया है। फिर है मूल कर्तव्यों में मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, जो कि 1976 में हुआ, इसके बाद मूल कर्तव्यों मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। इसका जिक्र संविधान के भाग 4A और आर्टिकल 51A में मिलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज को रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या है। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में यह बताया गया है कि ग्राम पंचायत की स्थापना करने की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य की होगी और राज्य को अपने यहाँ ग्राम पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह ऑर्गेनाइज करना होगा। 73वें संविधान संशोधन कानून 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ग्राम पंचायत को संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है और ग्राम पंचायत के कार्य और उसके अधिकार के बारे में शेड्यूल 11 में बताया गया है। भारत में सबसे पहले ग्राम पंचायत की स्थापना मतलब पंचायती राज सिस्टम की स्थापना राजस्थान में हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि
पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? राजस्थान में कब हुई थी? 1959 में। ठीक है फ्रेंड। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पंचायतों के संबंध में कौन से कथन सही हैं। पहला है 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यह कथन हमारा सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 243 डी में यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत में सीटों का आरक्षण या रिजर्वेशन इस बात पर निर्भर करेगा कि उस गांव की जनसंख्या कितनी है। ठीक है फ्रेंड। अगर रिजर्वेशन दिया भी जाएगा तो 33.3% ना कि 50%। ठीक है फ्रेंड। इसलिए हमारा पहला कथन सही नहीं है। अगर पहला सही नहीं है तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है? ग्राम सभा एक निकाय है, यहाँ तक सही है, जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। यह भी कथन हमारा सही नहीं है। सभी लोग नहीं होते, वो लोग होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो। ठीक है फ्रेंड। और जिनका नाम पंचायत की वोटर लिस्ट में भी हो, जो कि आर्टिकल 243 बी में बताया गया है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए, सी, बी कट जाएंगे, तो हमारा सिर्फ एक बचा ऑप्शन डी। तीसरा भी हम देख लेते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। आर्टिकल 243 बी पार्ट 1 में यह बताया गया है कि ग्राम पंचायत मध्यवर्ती और जिला स्तर पे गठित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। केवल तीसरा सही है। क्या है? मध्यवर्ती स्तर पर एक ग्राम पंचायत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, RTI अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से। 1990 में राजस्थान में जब भयंकर अकाल पड़ा था तो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन करने की वजह यह थी कि सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में जानकारी लेना था कि कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, और मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी के बारे में जो आंकड़ा है, डाटा है, उसे सार्वजनिक करना, मीन्स पब्लिक डोमेन में वो बातें बताना। ठीक है फ्रेंड। जो कि RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिनियम है, कानून है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। RTI अधिनियम, RTI एक्ट कब आया? अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, मीन्स BPL परिवारों के लिए कौन सी स्कीम नहीं है? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। यह परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि गांवों में रहने वाली महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ताकि उनकी गरीबी कम हो सके। ठीक है फ्रेंड। बाकी दोनों योजनाएं राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम और अन्नपूर्णा योजना वो BPL परिवारों के लिए हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, मीन्स क्वासी फेडरल स्टेट? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, केसी वियर संविधान के बहुत बड़े विद्वान थे, मीन्स एक्सपर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब संघात्मक राज्य, फेडरल स्टेट या फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म वो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट या संवैधानिक समझौता होता है, जिसमें कि सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित किया जाता है। मीन्स गवर्नमेंट की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाता है। लेकिन भारत में जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें केंद्र सरकार की शक्तियां राज्य से ज़्यादा है। इसलिए केसी वियर ने भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य बोला था। दुनिया में सबसे पहले फेडरलिज्म
यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लागू किया था। कब किया था? 1789 में। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला क्या है? पहला है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। दूसरा क्या है? भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तीसरा क्या है? जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। तो भारत में कब किया? तो ये 11 नवंबर 1957 को। फिर चौथा क्या है? जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर का नया संविधान कब लागू हुआ? ये हुआ 26 नवंबर 1957 में। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले 1947, फिर 1950, फिर 11 नवंबर 1957, फिर 26 नवंबर 1957 में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिर दूसरा क्या है? भारत का संविधान लागू हुआ। फिर तीसरा क्या है? जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। फिर चौथा क्या है? जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपका क्रोनोलॉजी हो गया। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। मीन्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। यह कथन हमारा सही है। अब इस कथन का कारण क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, मीन्स गार्जियन है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भारत का एपेक्स कोर्ट होता है, सबसे बड़ा कोर्ट। ठीक है फ्रेंड, इस कथन का कारण भी सही दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन का आंसर ए माना, लेकिन केंद्रीय कानूनों के संबंध में हाई कोर्ट को भी यह अधिकार है कि वो कानूनों की वैलिडिटी चेक कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए था, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन का आंसर ए माना है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में बताया गया है और आर्टिकल 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट और उसकी ज्यूरिडिक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे हरिलाल जे कानिया जी। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप याद रखिएगा। अब है हाई कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में दिया गया है। सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में की गई थी और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है फ्रेंड, जो कि अब कोलकाता है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी 24 अप्रैल। भारत में पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जो कि 1992 में हुआ था, उसके बाद पंचायती राज प्रभाव में आया। पंचायती राज का जिक्र अनुच्छेद 40 में भी किया गया है और अनुच्छेद आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायती राज के कार्यों के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि भाग 9 में है। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा। भारत में ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई 2 स्कीमें भी लॉन्च की गई हैं। पहली स्कीम है ई ग्राम स्वराज योजना। इस योजना में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क और ई गवर्नेंस को मॉनिटर किया जाएगा। और दूसरी स्कीम है स्वामित्व प्रोग्राम।
इस प्रोग्राम में रूरल एरियाज में जितनी ज़मीन है और घर हैं उनकी ड्रोन की हेल्प से मैपिंग की जाएगी ताकि उनकी प्रॉपर्टी सिक्योर हो सके और ज़मीन के कब्जे की समस्या से छुटकारा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 43A। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 43A जो कि भाग 4 में है। ठीक है फ्रेंड, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? मीन्स व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता, मीन्स इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल्स का हम लीगली कानूनी रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना का संविधान के जो अस्पष्ट क्षेत्र हैं, अनडिफाइंड एरियाज हैं, उनको एक्सप्लेन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेंगे संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या दिया है। पहला है सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स होता है संप्रभुसत्ता। फिर है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी। थर्ड है सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। चौथा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक। पांचवा है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स होता है गणतंत्र। छठवा है जस्टिस मतलब होता है न्याय, सभी को एक समान रूप से न्याय मिलेगा। फिर सातवां है लिबर्टी मीन्स अभिव्यक्ति की आज़ादी। फिर आठवां इक्वालिटी मीन्स एक समानता। ठीक है फ्रेंड, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? मीन्स आर्टिकल 162 किससे रिलेटेड है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार मीन्स एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ठीक है फ्रेंड, भारतीय संविधान के 6वें भाग में और आर्टिकल 153 से 167 तक कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाअधिवक्ता शामिल है। ठीक है फ्रेंड, तो हम 153 से 167 के बीच में जो मुख्य आर्टिकल हैं उन्हें देख लेंगे। तो सबसे पहले है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में यह बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी होंगी, जो कि ऑप्शन ए में भी हमारा दिया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति वो अनुच्छेद 154 के अंतर्गत आएगा। फिर है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। फिर है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया, जो कि ऑप्शन सी भी दिया हुआ है। तो ये होगा हमारा आर्टिकल 156। ठीक है फ्रेंड, फिर है आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की जो क्वालिफिकेशन होगी बनने की वो बताया गया है। फिर है आर्टिकल 158। 158 में राज्यपाल के जो कार्यालय है उसकी कंडीशन के बारे में, शर्तों के बारे में बताया गया, जो कि क्वेश्चन में भी दिया है ऑप्शन बी, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, ये आर्टिकल 158 में आएगा। फिर है आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण मीन्स ओथ ऑफ गवर्नर। फिर है आर्टिकल 160। इसमें इमरजेंसी के टाइम में राज्यपाल के कौन कौन से कार्य होंगे ये बताया गया है। फिर है आर्टिकल 161। इसमें राज्यपाल द्वारा क्षमादान के बारे में बताया गया है। फिर है आर्टिकल 162। इसमें राज्य की कार्यपालक शक्तियों की सीमा, जो कि क्वेश्चन भी पूछा था, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये आर्टिकल 162 है, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा था। फिर है आर्टिकल 163। इसमें मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। ठीक है फ्रेंड। फिर है आर्टिकल 164। इसमें क्या है कि मंत्रियों से संबंधित कौन कौन से प्रावधान, जैसे मंत्रियों का कार्यकाल कितना होगा, नियुक्ति कैसे करें और वेतन कितना होगा,
फिर आर्टिकल 165, इसमें राज्य के महाअधिवक्ता के बारे में बताया गया है। फिर है आर्टिकल 166, इसमें राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्रवाई के बारे में बताया गया है। फिर लास्ट है आर्टिकल 167, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का दायित्व होगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, मार्कंडेश्वर मंदिर। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो या फिर मिनी खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। विदर्भ जो कि महाराष्ट्र में है, मार्कंडेश्वर मंदिर विदर्भ के गढ़चिरौली क्षेत्र के मरकंडा गांव में वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। मार्कंडेश्वर मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। मार्कंडेश्वर मंदिर परिसर में लगभग 24 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से 18 मंदिर पूरी तरह खंडहर बन चुके हैं। ये सभी 24 मंदिर उत्तर भारत की नागर शैली में बनाए गए थे और इन सभी मंदिरों का संबंध मुख्यतः शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय से था। ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन ए, मार्कंडेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में तूफान और हरिकेन्स दिए गए हैं जो कि अगस्त सितंबर 2019 में आए थे। सूची 2 में इन तूफान और हरिकेन से सर्वाधिक प्रभावित देश दिए हैं। ठीक है फ्रेंड। पहला है डोरियन कहाँ आया था? बहामास में, मीन्स ए का पहला। फिर बी है हेजीबीस कहाँ आया था? ये आया था जापान में, बी का 4। फिर सी है लेकिमा कहाँ आया था? चीन में, सी का 2। और डी है मिटाग कहाँ आया था? जेजू दक्षिण कोरिया, मीन्स डी का 3। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्च आयोग मीन्स हाई कमीशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, सिएरा लियोन, जिसे आप मैप में भी देख सकते हैं कि सिएरा लियोन अफ्रीका में कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षक है? मीन्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कौन सा स्टेट टॉप किया है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, कर्नाटक। सेकंड प्लेस पे है तमिलनाडु, थर्ड प्लेस पे है महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को नीति आयोग हर साल जारी करता है। ये तो हो गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। एक होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है फ्रेंड। इसको हर साल वीपो जारी करता है। वीपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 2020 की रिपोर्ट में इसमें इंडिया की रैंक है 48, जो कि पिछले साल थी 52। ठीक है फ्रेंड। तो 100 देशों में भारत की रैंक है 48, जबकि पहले नंबर पे कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। ठीक है फ्रेंड, स्विट्जरलैंड पहले प्लेस पे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखक लेखिका हैं? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, बर्नार्डीन इवारिस्तो। ठीक है फ्रेंड। बर्नार्डीन इवारिस्तो के साथ साथ मार्गरेट अटवुड को भी 2019 का बुकर प्राइज मिला था, लेकिन उनकी रचना क्या थी? उनकी रचना थी द टेस्टामेंट के लिए मार्गरेट अटवुड को 2019 का बुकर प्राइज मिला था। बुकर प्राइज कॉमनवेल्थ नेशन और आयरलैंड के नागरिक को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड। और उनकी रचना किस भाषा में होनी चाहिए? अंग्रेजी भाषा में उनकी रचना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है फ्रेंड। विश्व महिला एकल बैडमिंटनशिप मीन्स विमेन सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विट्जरलैंड के बशेल शहर में अगस्त 2019 को आयोजित किया गया, जिसमें पीवी सिंधु ने नोजोमी ओकुहारा को हराया। पीवी सिंधु भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। का आंसर हमारा ऑप्शन डी, मांगदेछू विद्युत परियोजना। इस विद्युत परियोजना का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 अगस्त 2019 में भूटान में किया था। मांगदेछू विद्युत परियोजना की पावर कैपेसिटी है 720 मेगावाट और यह परियोजना भूटान की मांगदेछू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, बांस कला बैम्बू आर्ट से है। उपेंद्र महारथी जी की और भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि इंद्रगुप्त और वैशाली के लिच्छवी, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, सिक्किम। ठीक है फ्रेंड, ये दुनिया का भी और भारत का भी पहला 100% जैविक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, किस खेल से संबंधित हैं? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, गोला फेंक या शॉट पुट। ठीक है फ्रेंड। दीपा मलिक को 2012 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? मीन्स यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। इस समिट का आयोजन क्यों किया गया, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 12 दिसंबर 2015 में UNFCCC के थ्रू फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक समझौता हुआ, जिसमें यह कहा गया कि सभी देशों को कार्बन एमिशन को कम करना है, ताकि जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। ठीक है फ्रेंड। इसके लिए 2019 में न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन किया गया, जिसमें कि सभी देशों से यह पूछा गया कि वो अपने यहाँ कार्बन इमिशन को कम करने के लिए क्या क्या गोल अचीव किए। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। पालिश किए हुए चावल या गेहूं में थायमीन बहुत कम मात्रा में होता है। थायमीन को हम विटामिन B1 भी कहते हैं। थायमीन बहुत कम मात्रा में होता है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से रेगुलर रूप से क्या पॉलिश किए हुए चावल या गेहूं का सेवन करता है, तो उसके शरीर बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। और जब विटामिन B1 की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? ऑप्शन ए, बेरी। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे आपको विटामिन दिया गया है और यहाँ पे उस विटामिन का प्रचुर स्रोत मीन्स रिच सोर्स। ऑप्शन ए है विटामिन B6। विटामिन B6 सबसे ज़्यादा धान के चोकर राइस ब्रेन में पाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही सम्मिलित है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है।
और विटामिन B6 का इस्तेमाल रेडियोथेरेपी में भी किया जाता है, रेडियोथेरेपी में भी किया जाता है। अब ऑप्शन बी है विटामिन B2। विटामिन B2 सबसे ज़्यादा कॉड जकरी तेल में पाया जाता है जो कि मछली से बनाया जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। गाय के दूध का रंग पीला राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। विटामिन B2 की कमी से फोटोफोबिया और डर्मेटिसिस नामक रोग हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही सुमेलित है। अब ऑप्शन सी है विटामिन ई। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इस विटामिन की वजह से चेहरे पे झुर्रियाँ बहुत कम पड़ती हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई सबसे ज़्यादा गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा सही सुमेलित है। अब है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारा सही सुमेलित है। अब है ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्यूनॉन, नेफ्थोक्यूनॉन। विटामिन के का रिच सोर्स होता है हरी सब्जियां और फूल गोभी, फूल गोभी। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का जमता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है। ठीक है फ्रेंड। एल्फाफा ये एक मटर प्रजाति की एक फसल होती है जो कि पशुओं के चारा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसका जो खेती होती है, इसकी खेती होती है वो मुख्य रूप से ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है? ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। यह कथन हमारा सही है। सिर्फ विटामिन B3 और विटामिन डी ह्यूमन बॉडी द्वारा सिंथेसिस में संश्लेषित किए जाते हैं। बाकी के विटामिन हमें फूड से, भोजन से प्राप्त होते हैं। अब इस कथन का कारण क्या दिया गया है? कारण है मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कौन कौन से होते हैं? पहला है विटामिन और दूसरा है खनिज। ठीक है फ्रेंड। तो मानव शरीर विटामिन और खनिज का संश्लेषण नहीं कर पाता है, इसलिए इस कथन का कारण जो दिया हुआ है वो सत्य नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कथन सही है और कारण इसका सही नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, सूची 2 है। सभी को पता होता है कि नाइट्रोसेल्यूलोज एक तरह का विस्फोटक होता है, मीन्स डी का 1 से मैच कर गया। क्योंकि डी का 1 से मैच कर गया तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ऑप्शन ए और बी में ए का 2 से मैच किया गया है और डी का 1 से। इसका मतलब हमको बी और सी देखना पड़ेगा। जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल रोडेंट नाशी के तौर पे किया जाता है। रोडेंट नाशी दुर्गंध को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स सी का हमारा 4 से मैच कर गया, सी का 4 से मैच कर गया तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए का 2 केवलार एक तरह का संश्लेषित रेशा में सिंथेटिक फाइबर होता है। बी टेक्सॉल कैंसर रोधी दवा, जिंक फास्फाइड रोडेंट नाशी और लास्ट में नाइट्रोसेल्यूलोज एक तरह का विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं जब हमारा सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्जन चेंज होता है, तो उस घटना को हम सब्लिमेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण मीन्स ट्रांसमिशन निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की खोज सर्वप्रथम भारतीय मूल के अमेरिकन वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह ने किया था। नरेंद्र सिंह को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर डायाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई एक फ्लेक्सिबल ट्यूब या केबल होती है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे वर्क करती है। इसको हम देखें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना में कैसे वर्क करती है। यहाँ से अगर हम कोई लाइट इस ट्यूब के अंदर भेजेंगे तो वो लाइट इस ट्यूब के इंटरनल सरफेस से टकरा के आगे की ओर बढ़ती जाएगी और बहुत कम पावर का इस्तेमाल करके वो लाइट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में ट्रांसफर करती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है। पहला कथन है, वे जैव उत्प्रेरक है मीन्स दे आर बायो कैटालिस्ट। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जिसमें कि अमीनो एसिड की एक श्रृंखला चेन बनी होती है। एंजाइम हमारे शरीर के सेल में कोशिका में प्रेजेंट रहता है। एंजाइम हमारे ह्यूमन बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती, चाहे वो केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हम एंजाइम को बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। तो कथन एक हमारा सही है। अब दूसरा कथन है, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं मीन्स एंजाइम जहां प्रोड्यूस होते हैं वही अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। यह भी कथन हमारा सही है। एंजाइम के कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है भोजन के पचाने में मीन्स फूड के डाइजेशन में। दूसरा कार्य होता है मांसपेशियों के बनने में। तीसरा कार्य होता है हमारी शरीर में जितने भी विषाक्त मीन्स हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको खत्म करने में। और एंजाइम सबसे ज़्यादा पैनक्रियाज में मीन्स अग्न्याशय में बनता है, अग्न्याशय, उसके बाद पेट में मीन्स स्टोमक में, और फिर छोटी आंत में। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात मीन्स न्यू बॉर्न को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, लौ, जिसे हम आयरन भी कहते हैं, आयरन की कमी होती है। बाकी सारे एलिमेंट कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन तीनों के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन B12 भी होता है, जिससे नवजात की न्यू बॉर्न की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड की खोज सबसे पहले भारत की प्रयोगशाला में हुई। कब हुई? 2019 में। गोल्ड को नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ब्लैक गोल्ड में चेंज किया गया, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ब्लैक गोल्ड कैसा दिखता है। फिर उसके बाद है फ्लोरीन। फ्लोरीन की खोज 1985 में ब्रिटेन में की गई। फ्लोरीन कार्बन का एलोट्रॉप होता है, एलोट्रॉप। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हॉलो हेक्सागोनल रिंग की तरह होता है, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि फ्लोरीन कैसा दिखता है। फिर उसके बाद है ग्रेफीन। ग्रेफीन की खोज 2004 में ब्रिटेन में हुई। ग्रेफीन भी कार्बन का एलोट्रॉप होता है। ग्रेफीन का स्ट्रक्चर हनीकॉम स्ट्रक्चर की तरह होता है, जो कि 2 डायमेंशनल में होता है, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। उसके बाद है केवलार। केवलार की खोज 1964 में की गई। केवलार एक सिंथेटिक फाइबर होता है, संश्लेषित रेशा। तो सबसे पहले किसकी खोज हुई? केवलार की 1964 में। फिर उसके बाद फ्लोरीन की 1985 में।
फिर उसके बाद ग्रेफीन की कब 2004 में, और सबसे लास्ट में ब्लैक गोल्ड की खोज 2019 में। तो हमारा क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगी, सबसे पहले 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोमेट्री है। बिब्लियोमेट्री में जो रूट वर्ड है बिब्लियो इसका मतलब होता है बुक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुस्तकालय सेवा, लाइब्रेरी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। एल्बिडो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइटनेस। तो वाइटनेस से क्या मतलब हुआ, वाइटनेस से ये मतलब हुआ कि उसकी रिफ्लेक्शन की पावर कितनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वापसी की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरी कार्बन वेधशाला DCO डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है या है। गहरी कार्बन वेधशाला डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत 2009 में की गई थी। यह 10 सालों तक चलने वाला एक ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम था जिसमें कि 1000 साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। इस ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम का मेन मोटो ये था कि कार्बन की क्वांटिटी, स्ट्रक्चर, बिहेवियर और ओरिजिन का पता लगाना और कार्बन का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अर्थ के इंटीरियर सरफेस पे क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में रिसर्च करना। साथ ही साथ इस बात का भी रिसर्च करना कि कार्बन हमारे इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट डालता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेते हैं क्या क्या कथन दिया हुआ है। पहला है यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, यह कथन हमारा सही है। दूसरा क्या है, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है, क्योंकि कार्बन का इम्पैक्ट इकोसिस्टम के लिए भी था। तो कथन 2 भी हमारा सही है। तो 1 और दोनों सही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। गहरी कार्बन वेधशाला में और भी रिसर्च की गई है। साइंटिस्ट ने यह बताया कि हमारी अर्थ में 0.2% कार्बन पृथ्वी की सतह, महासागर और वायुमंडल में है। बाकी जितना परसेंटेज बचा वो पृथ्वी के क्रस्ट, मेंटल और पृथ्वी के कोर में है। ठीक है फ्रेंड,